हेलो एंड वेलकम बैक टू रेन एंड मार्टिन कंप्लीट ग्रामर सीरीज। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज का चैप्टर जो है ये चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 में हम लोग जानेंगे पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। तो अभी हम लोग रेन एंड मार्टिन के बुक से जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, इन सभी चैप्टर्स में एडजेक्टिव्स है और एडजेक्टिव्स से जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो एडजेक्टिव का डेफिनेशन हो, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हो, या फिर एडजेक्टिव को हम फॉर्म कैसे करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, और साथ ही साथ जो आपके डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो आज का जो वीडियो हमारा है, आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 में, इसमें हम जानेंगे कि किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का पोजीशन कहाँ होता है। तो एडजेक्टिव का पोजीशन को भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और इसलिए इन पोजीशन को जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव के कितने पोजीशन होते हैं, कहां कहां पर एडजेक्टिव आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला देखो, सबसे पहला जो पोजीशन है ये है इमीडिएटली बिफोर द नाउन। इमीडिएटली बिफोर द नाउन, तो सिंपल सी बात है, एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, उसको मॉडिफाई करना, मतलब उसकी विशेषता बताना। तो यहां पर देखो, पहला जो पोजीशन के बारे में हम बात करेंगे वो है नाउन के पहले। तो कोई भी एडजेक्टिव अगर ठीक नाउन के पहले आता है, अगर कोई एडजेक्टिव जिस नाउन को वो क्वालिफाई करता है, जिस नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक उस नाउन के पहले आता है, तो उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव पोजीशन। उसको हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहते हैं। एट्रीब्यूटिव पोजीशन में एडजेक्टिव उस नाउन के ठीक पहले आता है जिस नाउन को वो एडजेक्टिव क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। जैसे एग्जाम्पल से आइए समझते हैं। यहां पर एक सेंटेंस है, आई हैव यूजफुल बुक्स। तो इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में, हाँ, इस सेंटेंस में जो ग्रीन कलर में जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है। जैसे आई हैव यूजफुल बुक्स, मेरे पास किताबें हैं। आई हैव यूजफुल बुक्स, मेरे पास बुक्स हैं, किताबें हैं। अब क्वेश्चन करो, कैसा बुक? किस तरह का बुक? भाई बुक के बारे में कोई और भी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है, यूजफुल। तो हम यूजफुल किसको कह रहे हैं? हम यूजफुल कह रहे हैं बुक्स को कह रहे हैं। बुक्स यहां पर क्या है? नाउन है। बुक्स यहां पर क्या है? नाउन है। और जो भी वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यूजफुल यहां पर क्या है? यूजफुल यहां पर एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव कहां पर आया है? नाउन के ठीक पहले आया। कहां पर आया है? नाउन के ठीक पहले आया। तो जो भी एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले आता है, देखो ये बुक्स क्या है? नाउन है, और ये हमारा एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव इस नाउन के ठीक पहले आया है, उस नाउन के ठीक पहले आया जिसको वह डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। इसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज या फिर एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहते हैं। आई होप इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। तो नाउन के ठीक पहले आकर के डायरेक्टली उसके मीनिंग को क्या करे? मॉडिफाई करने का काम करे, उसे हम एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहते हैं। आई होप इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखो, दूसरा जो सेकंड पोजीशन है, जस्ट आफ्टर द नाउन, यानी कि एडजेक्टिव कभी कभी क्या होता है, नाउन के ठीक बाद में भी आ सकता है। यहां पर हमने क्या देखा कि एडजेक्टिव जो है नाउन के ठीक पहले आ रहा है। एडजेक्टिव कहां पर आ रहा है? नाउन के ठीक पहले आ रहा है। तो अगर एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले आता है तो उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। लेकिन यहां सेकंड वाले में देखो क्या बोल रहा है, जस्ट आफ्टर द नाउन। तो अगर नाउन के ठीक बाद आता है, किसी नाउन के ठीक बाद एडजेक्टिव आता है, तो उसको हम बोलते हैं, देखो यहां पर पहले नाउन आया है, उसके ठीक बाद क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन। पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन हम इसको कहते हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। और पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, यहां से कंफ्यूजन थोड़ा बनता है। तो चलिए सारे कंफ्यूजन मैं आपका दूर करता हूं। तो पहला चीज देखो क्या है, यहां सेंटेंस, हाँ ध्यान देना है, जैसे ये पोस्ट पॉजिटिव का हम यूज कहां करते हैं, मतलब ऐसा क्यों होता है कि हमें कभी कभी क्या करना होता है, एडजेक्टिव को ठीक नाउन के बाद रखना होता है? क्या हमारी मजबूरी है? क्या? सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलता हूं यूजफुल बुक्स, यूजफुल बुक्स मैं बोलता हूं, तो क्या ऐसे बोलने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? बुक्स यूजफुल। तो यहां पर क्या हो रहा है
कि यूजफुल जो एडजेक्टिव है वहां पर हम बुक्स के यानी नाउन के पहले रख रहे हैं, और यहां पर जो एडजेक्टिव यूजफुल है ये नाउन के बाद में रख रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या क्या इससे ही काम हमारा नहीं हो जाता है? क्या ऐसे बोलने से हमारा बुक्स यूजफुल नहीं है कि हमें यूजफुल को नाउन के बाद रखना है? यहां भी यूजफुल जो है ये बुक्स को ही डिस्क्राइब कर रहा है, यहां भी जो यूजफुल है ये बुक्स को ही डिस्क्राइब कर रहा है, दोनों जगह पे वो सेम नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हमें एडजेक्टिव को नाउन के ठीक बाद में रखना पड़ता है, उसके पहले नहीं बाद में रखना पड़ता है? क्या ऐसी हमारी मजबूरी है? क्यों रखना पड़ेगा? या फिर हम कैसे जानेंगे कि कब हमें एडजेक्टिव को नाउन के बाद में रखना है? इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो आइए जानते हैं। देखो पहला सेंटेंस है आई हैव यूजफुल बुक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और दूसरा सेंटेंस है आई हैव बुक्स यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब आप मुझे बताएंगे इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। ये दोनों सेंटेंस में बस फर्क इतना है कि यहां पर जो एडजेक्टिव यूजफुल है, यहां पर इस एडजेक्टिव यूजफुल को नाउन के यानी बुक के ठीक पहले रख रहे हैं, और उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है यहां पर एडजेक्टिव को नाउन के यानी बुक्स के बाद रख रहे हैं। तो बस फर्क इतना ही है। तो मुझे बताओगे दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? पहला सेंटेंस सही है, दूसरा सेंटेंस सही है, या फिर दोनों सेंटेंस सही है? दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? दोनों सही है, कोई एक सही है, पहला सही है, दूसरा सही है। तो एक बात मैं आपको बताता हूं, पहला सेंटेंस बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है। पहला सेंटेंस जो कि है आई हैव यूजफुल बुक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये बिल्कुल गलत है। सेकंड देखो, क्या सेकंड वाला सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहां पर गलती क्यों हुआ? गलती इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर हम एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव पोजीशन में नहीं रख सकते हैं। यानी यहां पर जो एडजेक्टिव यूजफुल है उसे बुक्स के ठीक पहले यानी नाउन के ठीक पहले नहीं रख सकते हैं। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? यहां पर तो आप पहले रख रहे हैं, यहां पर रखने से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन यहां रखने से दिक्कत क्यों हो रहा है? मैं आपको बताता हूं दिक्कत क्यों हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो ये एडजेक्टिव है यूजफुल, ये क्या कर रहा है? नाउन के मीनिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एडजेक्टिव के बाद कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स या एक्स्ट्रा कुछ फ्रेजेस आ जाते हैं जो एडजेक्टिव के मीनिंग को एक्सप्लेन करता है। एडजेक्टिव नाउन के मीनिंग को एक्सप्लेन करता है, लेकिन कुछ वर्ड्स कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं जो नाउन के नहीं बल्कि एडजेक्टिव के मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एडजेक्टिव के बाद एक्स्ट्रा चीज क्या आ रहा है? यहां पर एडजेक्टिव के बाद एक्स्ट्रा चीज आ रहा है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखो ये फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो एक्स्ट्रा चीज है, देखो यहां पर यूजफुल के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स या फ्रेजेस नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहां पर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स है। देखो एक्स्ट्रा वर्ड्स क्या है? फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अब मुझे ये बताना, जब हम बोल रहे हैं कि फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये किसके मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है? ये यूजफुल के मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। किसके मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है? यूजफुल के मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो यूजफुल एडजेक्टिव है ये किसके मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है? नाउन के मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। ये यूजफुल किसके लिए आया है? ये बुक्स के लिए आया है, नाउन के लिए आया है। लेकिन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है ये बुक्स के लिए नहीं आया है, ये आया है एडजेक्टिव के लिए। भाई यूजफुल है, किस लिए यूजफुल है? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। तो ये वाला जो पार्ट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये एडजेक्टिव के यानी यूजफुल के मीनिंग को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहां पर ध्यान देना कि कभी भी अगर सिंगल वर्ड में अगर कोई एडजेक्टिव रहे तो उसको ठीक नाउन के पहले हम रख देंगे, लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव एक से ज्यादा वर्ड्स, क्यों मतलब उस एडजेक्टिव के साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स जुड़ जाए, उसी एडजेक्टिव के साथ उसके ठीक बाद और एक्स्ट्रा वर्ड्स जुड़ जाए उसी एडजेक्टिव के मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वैसे केस में जो एडजेक्टिव का पोजीशन होता है वो पोस्ट पॉजिटिव होता है। पोस्ट पॉजिटिव का मतलब आपको नाउन के ठीक बाद रखना है, नाउन के ठीक पहले नहीं, नाउन के ठीक बाद रखना है। तो ध्यान देना। तो इसलिए अगर केवल सेंटेंस इतना ही होता कि आई हैव यूजफुल बुक्स, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पर एक सिंगल वर्ड्स है जो कि इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन यहां पर केवल सिंगल वर्ड्स नहीं है, यहां पर एक्स्ट्रा चीज भी आ रही है। तो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसके लिए आया है? ये आया है एडजेक्टिव यूजफुल के लिए। तो भाई जब इसके लिए आया है तो ये वाला जो पार्ट है ये उसके साथ में रखोगे कि अलग अलग में रखोगे? उसके साथ में रखना पड़ेगा। अगर आप यहां बीच में नाउन दे देते हैं तो क्या होता है कि ये दोनों सेपरेट हो जाता है। तो एडजेक्टिव के लिए ही अगर कुछ एक्स्ट्रा बातें हम जोड़ रहे हैं
तो उसको एडजेक्टिव के साथ रखो, अलग अलग कैसे रखोगे? तो इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत है, ये सही है। अब देखो क्या हुआ, आई हैव बुक्स, भाई मेरे पास बुक्स है। ये बुक्स क्या है? यूजफुल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो यूजफुल है ना, ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। देखो बुक्स क्या है? ये नाउन है, और ये क्या है? यूजफुल क्या है? एडजेक्टिव है। और ये जो एडजेक्टिव है ये ठीक इसके बाद आ रहा है। और ये वाला जो पार्ट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये यूजफुल को डिस्क्राइब कर रहा है। यूजफुल डिस्क्राइब कर रहा है बुक्स को यानी नाउन को, और फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ये डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव को। तो अब क्या हो गया, ये दोनों के बीच में गैप नहीं है, दोनों अब एक साथ यूज है, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। तो इसलिए ये पोस्ट पॉजिटिव वाला पोजीशन को आपको यूज करना पड़ेगा, तभी आपका सेंटेंस सही हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए इस तरह के कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं बिल्कुल। अगर आप प्रीवियस ईयर के सेट वगैरह लगाते होगे तो आपको ऐसा सेंटेंस, ऐसा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज जरूर करा होगा। तो देखिए पोस्ट पॉजिटिव का पहला यूज तो हमने देखा, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं पोस्ट पॉजिटिव का। देखो ये अगला एग्जाम्पल देखो क्या है, दो सेंटेंस है, सोलोमन वॉज अ फेमस किंग फॉर हिज विजडम, और दूसरा सेंटेंस है सोलोमन वॉज अ किंग फेमस फॉर हिज विजडम। यहां पर देखो एडजेक्टिव कौन है? फेमस है। यहां पर क्या हो रहा है? अब देखो किसको क्वालिफाई कर रहा है? किंग जो है ना, ये क्या नाउन है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो एडजेक्टिव है नाउन के ठीक पहले आ रहा है, और यहां पर जो एडजेक्टिव है फेमस, ये नाउन के बाद में आ रहा है, ये नाउन के बाद में आ रहा है। तो आप हमें बताएंगे कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? पहला सेंटेंस सही है, दूसरा सेंटेंस सही, या दोनों सही है? चलिए बताइएगा। हाँ बिल्कुल बेसिक से फाउंडेशन ही चल रहा है, बस एक ही चीज आप लोगों को करनी है, थोड़ा पेशेंस रख करके पढ़ने हैं, सारे वीडियोस को देखने हैं, तभी आपको कुछ इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सोलोमन वॉज अ फेमस किंग फॉर हिज विजडम, या दूसरा सेंटेंस सही होगा, सोलोमन वॉज अ किंग फेमस फॉर हिज विजडम। तो सिंपल सी बात है, हम यहां पर कह सकते हैं कि पहला सेंटेंस बिल्कुल भी सही नहीं होगा, सेकेंड सेंटेंस सही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अकेले यहां पर एडजेक्टिव नहीं है, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी जुड़ा हुआ, फॉर हिज विजडम। तो सोलोमन जो किंग थे ना, वो किस लिए फेमस थे? अपने विजडम के लिए। तो ये जो पार्ट है फॉर हिज विजडम, ये किसके मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है? ये फेमस के मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। तो जब ये फेमस के मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी एडजेक्टिव के मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इस वाले पार्ट को हमें किसके साथ जोड़ना चाहिए? फेमस के साथ जोड़ना चाहिए, लेकिन बीच में तो हमने यहां पर नाउन को ला दिया, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस हो गया गलत। तो सही सेंटेंस क्या होगा? यहां पोस्ट पॉजिटिव वाला, जहां पर एडजेक्टिव को हम नाउन के बाद में रख रहे होंगे, एडजेक्टिव को यहां पर क्या करना पड़ेगा? नाउन के बाद में रखना पड़ेगा। तो अब सही है, सोलोमन वॉज अ किंग फेमस फॉर हिज विजडम। देखो फेमस था भाई, किस लिए फेमस था? अपने विजडम के लिए। तो ये वाला जो पार्ट है किसके मीनिंग को एक्सप्लेन किया? फेमस के मीनिंग को एक्सप्लेन किया। और फेमस किसके मीनिंग को एक्सप्लेन किया? ये नाउन के मीनिंग को एक्सप्लेन किया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सही जो सेंटेंस होगा ये फर्स्ट नहीं बल्कि सेकंड सेंटेंस होगा। और ऐसे सेंटेंस में हमें क्या करना पड़ेगा? एडजेक्टिव को नाउन के ठीक बाद रखना पड़ेगा, यानी उसको पोस्ट पॉजिटिव वाले पोजीशन में रखना पड़ेगा। आई होप आपको पता चल गया कि पोस्ट पॉजिटिव हम किसको कहते हैं। जब एडजेक्टिव को नाउन के ठीक बाद रखते हैं तो उसे हम पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन कहते हैं। और पोस्ट पोजीशन का प्रयोग हम क्यों करते हैं? तो पहला चीज तो आपने जान गया कि अगर एडजेक्टिव के साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए उसी एडजेक्टिव के मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उस स्थिति में आपको एडजेक्टिव को नाउन के बाद में रखना है, पहले नहीं रखना है। ठीक है, समझ में आया? चलिए और कुछ एक्स्ट्रा चीज देखते हैं, अभी पोस्ट पॉजिटिव से ही देखेंगे। अच्छा, पोस्ट पॉजिटिव का इस्तेमाल हम और कहां पर करते हैं? तो और कहां करते हैं, दूसरा चीज देखो, और करते हैं हम लोग आफ्टर indefinite आफ्टर इनडेफिनिट प्रोनाउंस। आफ्टर इनडेफिनिट प्रोनाउंस, इनडेफिनिट प्रोनाउन हम किसे कहते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन से जिससे किसी डेफिनिट व्यक्ति के या वस्तु के बारे में पता नहीं चलता है। इनडेफिनिट प्रोनाउन की बात करें तो जैसे कि हो गया, इनडेफिनिट प्रोनाउन की बात करें तो जैसे कि हो गया एनीबडी, समबडी, समथिंग, नथिंग,
समवन, etc। ये सब क्या है? ये सब आपका है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। और भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, बस इससे आप जान लो। अब जैसे मैंने बोला somebody, somebody का मतलब कोई इंसान, मतलब कौन, इससे कोई डेफिनेट व्यक्ति के बारे में पता चलता है? नहीं ना। जैसे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, तो समथिंग का मतलब कुछ मतलब क्या? कोई डेफिनेट चीज है? कोई डेफिनेट चीज नहीं है। तो समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, समवन, एनीबडी, नोबडी, ये सब कैसे प्रोनाउन है? ये सब आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और अगर कोई एडजेक्टिव इंडेफिनिट प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, तो उस स्थिति में आपको एडजेक्टिव का पोजीशन कहां रखना है? उस इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद। यानी कि कौन सा पोजीशन यूज करेंगे हम लोग? पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? पोस्ट पोजीशन एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे देखो यहां पर एक सेंटेंस है, स्ट्रेंज समथिंग इज हैपनिंग। अब देखो यहां पर समथिंग क्या है? यहां पर समथिंग जो है ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ये हमारा एडजेक्टिव है। तो हमने आपको क्या बताया कि अगर एडजेक्टिव इंडेफिनिट प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा तो आपको क्या करना है? उस इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद रखना है, इसके पहले नहीं। तो इसलिए पहला वाला सेंटेंस गलत हो गया। सही क्या होगा? समथिंग स्ट्रेंज इज हैपनिंग, तो ये वाला सही होगा। ठीक है, यहां पर देखो ये समथिंग क्या है? नाउन भी आप कह सकते हैं। प्रोनाउन भी क्या होता है? नाउन का ही छोटा भाई होता है। इंडेफिनिट नाउन कहिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहिए, दोनों चलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? एडजेक्टिव को हम क्या कर रहे हैं? इसके बाद रख रहे हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद रख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? आप पहले नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए हमारा सेकंड सेंटेंस है ये, समथिंग स्ट्रेंज इज हैपनिंग, ना कि स्ट्रेंज समथिंग इज हैपनिंग। बोलने में और सुनने में भी ऑकवर्ड लगता है। बात समझ में आ रही है? एक और ऐसा एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मैंने यहां पर बोला, एक एग्जांपल में और देता हूं, आई विल give it, I will give it to someone special, to someone special। अब देखो यहां पर एडजेक्टिव कौन है? यहां पर एडजेक्टिव है स्पेशल, और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये क्वालिफाई कर रहा है समवन को। समवन क्या है? समवन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन को या इंडेफिनिट नाउन को अगर कोई एडजेक्टिव उसको डिस्क्राइब करे तो हमें कौन सा पोजीशन यूज करना है? पोस्ट पॉजिटिव। पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन का मतलब जब एडजेक्टिव नाउन के या प्रोनाउन के ठीक बाद में आए, उसके ठीक बाद में आए। तो देखो यहां पर समवन के, जो कि एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके ठीक बाद आ रहा है, ये एडजेक्टिव इसके ठीक बाद आ रहा है। क्या हम ऐसे कह सकते हैं? आई विल गिव इट टू स्पेशल समवन। स्पेशल समवन नहीं कह सकते हैं, समवन स्पेशल कह सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग समथिंग बोलेंगे या समथिंग इंटरेस्टिंग बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर भी हम पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल जानते हैं पोस्ट पॉजिटिव के बारे में। अच्छा, लिटरेचर की बात करें, पोएट्री की बात करें, पोएम्स की बात करें, तो वहां पर जो कवि होते हैं, पोएट जो होते हैं, वो पोस्ट पॉजिटिव का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? उस पोएट्री में कुछ स्पेशल इफेक्ट लाने के लिए। तो नो डाउट अगर आपको किसी पोएट्री में एडजेक्टिव का यूज आपको नाउन के बाद अगर देखने को मिलेगा तो आप समझ लीजिएगा कि पोएट ऐसा किया करते हैं। क्यों करते हैं? कविता में कुछ स्पेशल इफेक्ट लाने के लिए। जैसे यहाँ पर मैं पोएट्री की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर द मून ब्राइट, यहाँ पर ब्राइट मून नहीं बोला जा रहा है, द मून ब्राइट बोला जा रहा है। भाई हम ब्राइट मून भी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन द मून ब्राइट यानी एडजेक्टिव को क्या कर रहा है? नाउन के बाद में रख रहा है। ठीक है, अच्छा द स्टार्स काउंटलेस, देखो काउंटलेस एडजेक्टिव है, क्या कर रहा है? इसके बाद में रख रहा है। तो ऐसे चीजें, इसका यूज पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन का यूज आपको कविता वगैरह में देखने को मिलेगा। तो वहां पर ऐसा कोई फिक्स, देखो कविता में, पोएट्री में ऐसे भी कोई फिक्स रूल नहीं होता है। पोएट कुछ भी कर सकते हैं, ग्रामर के नियमों के साथ जो कवि है वो छेड़छाड़ कर सकते हैं। क्यों? कविता में स्पेशल इफेक्ट लाने के लिए। तो ऐसा आपको यूज पोएट्री वगैरह में देखने को मिलेगा पोस्ट पॉजिटिव। पोस्ट पॉजिटिव मतलब एडजेक्टिव जब नाउन के ठीक बाद में आता है। उसके बाद और देखिएगा, कुछ ऐसे फ्रेजेस या इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस अवेलेबल है पहले से मार्केट में, यानी हमारे लैंग्वेज में पहले से कुछ ऐसे
एक्सप्रेशन अवेलेबल है जहां पर आप देखोगे कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बाद आ रहा है, यानी वहां पर पोस्ट पॉजिटिव का इस्तेमाल पहले से किया गया है। जैसे देखो अटॉर्नी जनरल, तो अटॉर्नी जो है ये नाउन है, हम लोग जनरल अटॉर्नी नहीं बोल रहे हैं, अटॉर्नी जनरल बोल रहे हैं। मतलब यहां पर जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग खुद से बनाएं, ये चीज पहले से चला आ रहा है। जो चीज पहले से चला आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ऐसे कुछ फ्रेजेस है जहां पर एडजेक्टिव जो है वो पोस्ट पॉजिटिव में मिलेगा आपको। तो यहां पर अटॉर्नी जनरल एडजेक्टिव देखो कहां पर आ रहा है, नाउन के बाद आ रहा है। टाइम इमेमोरियल, देखो यहां पर इमेमोरियल क्या एडजेक्टिव है जो कि नाउन के बाद आ रहा है। तो ये चीज पहले से है, ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज में पहले से एग्जिस्ट करता है जहां पर एडजेक्टिव को बाद में रखा गया, ना कि हम यहां पर जनरल अटॉर्नी बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे, अटॉर्नी जनरल बोलेंगे। हम लोग इमेमोरियल टाइम नहीं बोलेंगे बल्कि टाइम इमेमोरियल बोलेंगे। तो ये भी चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। ऐसे ऐसे चीजें कभी कभी एरर चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ठीक है, देखो मैं चीजों को जितना बारीकी से बता रहा हूं ना, अगर आप तमीज से, अगर थोड़ा सा भी आपके पास पेशेंस है, ठीक है, तो सारे वीडियोस को अगर आप फॉलो करते हो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। मैं बता रहा हूं कि आपके ग्रामर के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, एक भी नहीं छूटेंगे। लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स के पास पेशेंस नहीं होता है, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो देख देख के, रील वीडियो देख देख करके वीडियो में ठहरने की जो कैपेसिटी होती है ना वो खत्म हो गया। भाई समझना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। कितने बारीकी चीज है, कुछ लोग ग्रामर को फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं। जो सीबीएसई मीडियम के स्टूडेंट्स रहते हैं ना, या जो आईसीएसई मीडियम के स्टूडेंट्स रहते हैं, स्पेशली जिन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, उनके अंदर भाई बहुत घमंड होता है, बहुत एरोगेंस होता है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं तो इंग्लिश में पहले से महारत हासिल किया हूँ। तो भाई आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे हैं, क्यों गलत हो जा रहे हैं? ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, क्योंकि आप अपने स्कूल की पढ़ाई को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेट कर देते हो और इसी में आपकी हार होती है यहाँ पर। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान देना कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हो तो आपको ग्रामर के हर लॉजिक, हर बारीक को समझना पड़ेगा। अदरवाइज स्पीकिंग में कुछ भी अंडरस्टैंड बोलोगे चल जाएगा, सामने वाला को केवल समझने से मतलब होता है। तो अगर आपका स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कॉम्पिटिशन वाला इंग्लिश भी बहुत अच्छा है, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। ठीक है, तो अगर आपका स्पीकिंग बहुत अच्छा है, मेरा भी स्पीकिंग बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कभी भी घमंड नहीं करता हूं कि मेरा स्पीकिंग बहुत अच्छा है तो मुझे ग्रामर नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने ये गलती करके देख चुका है। मुझे लगता है कि मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो चीज़ें कुछ और होती है और बाद में कुछ और हो जाता है। तो इसलिए आपको दोनों को सेपरेट कंसिडर करना पड़ेगा और थोड़ा तमीज़, पेशेंस के साथ। अगर एग्जाम निकालना है तो ग्रामर को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम नहीं निकालना है, केवल स्पीकिंग से काम चलाना है, थोड़ा बहुत ग्रामर अपने कर लिया बहुत है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको तीसरे पोजीशन के बारे में बताता हूं। अब मैं आपको एडजेक्टिव का जो तीसरा पोजीशन होता है, मतलब एडजेक्टिव पहले हमने कहां देखा, नाउन के ठीक पहले, दूसरा हमने कहां देखा, नाउन के ठीक बाद, और तीसरा देखो कहां पर होता है। तीसरा ध्यान दीजिएगा, आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स। देखो एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन के ठीक पहले जिसको हम एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहते हैं, नाउन के ठीक बाद जिसको हम प्रेडिकेटिव, जिसको हम पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन कहते हैं, और एक क्या हो गया, आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स हम किसे कहते हैं? लिंकिंग वर्ब्स हम वैसे वर्ब्स को कहते हैं जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब्स वैसे वर्ब्स को कहते हैं जिससे एक्शन के बारे में पता नहीं चलता है, जिससे केवल स्टेट या कंडीशन के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि अगर कोई एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब्स के बाद में आता है किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वैसे पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव पोजीशन कहते हैं। या फिर कह सकते हैं अगर एडजेक्टिव प्रेडिकेट का हिस्सा बन जाए, यानी वर्ब्स के बाद आए नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसे हम प्रेडिकेटिव पोजीशन कहते हैं। और ये किसके बाद आएंगे, लिंकिंग वर्ब्स के ठीक बाद आएंगे। भाई लिंकिंग वर्ब्स का मैंने डेफिनेशन तो आपको बता दिया, अगर इससे भी समझ में नहीं आया तो यहां पर लिंकिंग वर्ब्स का कंप्लीट लिस्ट है। देखो ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये लिंकिंग वर्ब्स का कंप्लीट लिस्ट है। जैसे बी हो गया, और बी के जो अदर फॉर्म होते हैं, एम, इज, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, बिकम, सीम। देखो यहाँ बीइंग तक क्या है, बी का फॉर्म है, उसके बाद है बिकम, सीम, अपीयर,
फील, लुक, स्मेल, टेस्ट, साउंड, ग्रो, रिमेन, स्टे, टर्न, etc. दीज आर लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स है क्योंकि इससे आपको किसी एक्शन के बारे में पता नहीं चलेगा, इससे आपको स्थिति के बारे में यानी स्टेट के बारे में पता चलेगा या कंडीशन के बारे में पता चलेगा। और ये हमेशा क्या करते हैं लिंकिंग वर्ब्स, ये क्या करते हैं, वर्ब के बाद जो भी वर्ड आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, जो कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसको सब्जेक्ट से जोड़ने का काम करता है। इसलिए कभी कभी लिंकिंग वर्ब्स को कॉपुलर वर्ब्स भी बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए ओके, तो यहां तक चीजें क्लियर है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि कॉम्प्लीमेंट, मैं यहां पर कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट बार बार बोल रहा हूं, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझना। देखो सिंपल सी मतलब है, जैसे हमने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, जैसे हमने सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस में हमने लिखा रोहन रोहन हेल्प्स रोहन हेल्प्स अ स्टूडेंट, रोहन हेल्प्स अ स्टूडेंट, बहुत काम की चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। रोहन हेल्प्स अ स्टूडेंट, तो यहां पर बात समझने का है। देखो रोहन यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हेल्प्स यहां पर क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आ रहा है, अ स्टूडेंट आ रहा है। अब बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज को रट चुके हैं कि जो भी वर्ड या जो भी नाउन या प्रोनाउन अगर वो वर्ब के बाद आता है, अगर वो वर्ब के बाद आता है तो हम उसको ऑब्जेक्ट मान लेंगे। जो वर्ब के पहले आता है, जो वर्ब के पहले आता है उसे हम सब्जेक्ट मानते हैं, और जो वर्ब के बाद में आता है उसे हम ऑब्जेक्ट मानते हैं। क्या ये बात आपको हमेशा सही मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद आने वाला कोई भी वर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट ही होगा। ऑब्जेक्ट हम कहते हैं किसको है, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट का मतलब कोई एक्शन, क्या यहां पर कोई एक्शन हो रहा है? हेल्प करना कोई एक्शन है कि नहीं है? भाई बिल्कुल एक्शन है, एक्टिविटी है, एक्शन है। तो रोहन हेल्प करता है, देखो जिससे करना का सेंस मिले, जिससे करना का कोई एक्टिविटी का सेंस मिले उसे हम क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। तो इस वर्ब से एक्शन का पता चल रहा है, इस वर्ब से एक्शन का पता चल रहा है, एक्शन का। और वर्ब से, वर्ब के द्वारा अगर कोई एक्शन का पता चलेगा तभी मान लेना कि वहां पर सब्जेक्ट ने कोई काम किया, सब्जेक्ट ने कोई काम किया और उस वर्ब का रिजल्ट जो है किसको मिला, ऑब्जेक्ट को मिला। तो अगर वर्ब, देखो कोई भी नाउन या प्रोनाउन वर्ब के बाद आ रहा है और उस वर्ब से एक्शन के बारे में पता चल रहा है और उस वर्ब का जो इंपैक्ट है ना वो ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, उसके बाद वाले वर्ड पे पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर जो अ स्टूडेंट है, यहां पर जो अ स्टूडेंट है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। देखो रोहन सब्जेक्ट है, हेल्प यहां पर वर्ब है और अ स्टूडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्योंकि वर्ब, देखो वर्ब में जो भी काम होगा उसका रिजल्ट अगर उसके बाद वाले वर्ड को मिलेगा तो समझ लेना कि उसके बाद वाला वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये 100% ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं क्योंकि यहां पर कोई एक्शन हो रहा है, यहां पर कोई एक्शन हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताता हूं। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं और कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताता हूं। जैसे हमने लिखा रोहन इज अ स्टूडेंट, रोहन इज अ स्टूडेंट। अब ध्यान देना, यहां पर देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है रोहन। सेंटेंस में वर्ब कौन है, सेंटेंस में वर्ब है इज। अब मुझे ये बताओ ए स्टूडेंट को अब क्या बताओगे आप लोग, बताना। सब्जेक्ट तो रोहन हो गया, इज हमारा वर्ब है और ए स्टूडेंट क्या है, ए स्टूडेंट क्या है, क्या ये ऑब्जेक्ट है? क्या आप, बिल्कुल आप ये चीज मान के चल रहे हैं क्योंकि ये जो स्टूडेंट है ये वर्ब के बाद आ रहा है, तो क्या वर्ब के बाद आने से वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। ध्यान देना है, यहां पर इज एक ऐसा वर्ब है जिससे कोई एक्शन के बारे में पता नहीं चल रहा है। रोहन एक स्टूडेंट है, रोहन का स्टूडेंट होना कोई एक्शन है, कोई काम है या फिर उसका स्थिति है, उसका स्थिति है, उसका स्टेटस है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर कोई भी एक्शन के बारे में पता नहीं चल रहा है, यहां पर कोई भी एक्शन के बारे में पता नहीं चल रहा है। ठीक है, यहां पर कोई भी एक्शन के बारे में पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि इज जो यहां पर है ये एक लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब कभी भी एक्शन के बारे में नहीं बताता है। लिंकिंग वर्ब करता क्या है, लिंकिंग वर्ब लिंक करने का काम करता है, लिंक करने का मतलब जोड़ने का काम करता है। तो अब मुझे ये बताना, हम अ स्टूडेंट किसको कह रहे हैं,
हम अ स्टूडेंट कह रहे हैं, रोहन को कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है जिसको हम रोहन कह रहे हैं वही स्टूडेंट है और जिसको स्टूडेंट कर रहे हैं वही रोहन है। यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जो वर्ब के बाद आकर के वापस सब्जेक्ट का मीनिंग बताने का काम करे, वापस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने का काम करे, तो उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, जो किसी के मीनिंग को पूरा करने का काम करे, समथिंग दैट कंप्लीट समथिंग एल्स। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर जो स्टूडेंट आप देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट दूसरा स्पेलिंग होता है जहां पर एल के बाद आई होता है, उस कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा या तारीफ होता है, पॉजिटिव कमेंट्स या रिमार्क्स होता है। लेकिन यहां पर एल के बाद ई है, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक होता है। इसने क्या किया? इसने सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर दिया। तो इसलिए यहां पर जो है ये स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्या है? लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब क्या करता है? सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करता है। तो यहां पर हम रोहन को ही क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट कर रहे हैं। तो रोहन और स्टूडेंट को जोड़ा कौन? ये वाले वर्ब जोड़ा। ये वाले वर्ब क्या रोहन और स्टूडेंट को लिंक करने का काम किया, इसलिए इसका नाम क्या है? इसीलिए इसका नाम है लिंकिंग वर्ब्स। क्या नाम है? लिंकिंग वर्ब्स है। आई होप कि अब तक आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया या ये चीज? चलिए बहुत बढ़िया। तो ध्यान देना, तो ये सारा क्या है? ये सारा लिंकिंग वर्ब्स है, ये सारा लिंकिंग वर्ब्स है। और क्या ध्यान दीजिएगा, अगर एडजेक्टिव, सबसे पहली बात, इन वर्ब्स के बाद अगर विदाउट आर्टिकल होगा तो इन वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव ही आएगा। इन वर्ब्स के बाद क्या आएगा? दीज वर्ब्स आर जनरली फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स। और अगर इन वर्ब्स के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो समझ लेना कि यहां पर एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव पोजीशन का यूज किया गया है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ध्यान देना। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है द बुक्स आर यूजफुल। ये यूजफुल क्या है? हम यूजफुल किसको बोल रहे हैं? यूजफुल हम बुक्स को बोल रहे हैं। बुक्स भाई कहां पर है? यहां पर है। बुक्स क्या है? नाउन है। बुक्स क्या है? नाउन है। तो यहां पर जो एडजेक्टिव यूजफुल है ये ना तो नाउन के ठीक पहले आ रहा है ना तो नाउन के ठीक बाद में आ रहा है। कहां पर आ रहा है? ये वर्ब्स के बाद आ रहा है, ये लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है। देखो आर क्या है? आर एक लिंकिंग वर्ब है, तो ये लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है। और किसका मीनिंग डिस्क्राइब कर रहा है? वापस सब्जेक्ट का मीनिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे? यहां पर एडजेक्टिव कौन से पोजीशन में है? प्रेडिकेटिव पोजीशन में। कौन सा पोजीशन में है? प्रेडिकेटिव पोजीशन में है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखो क्या, सुगर टेस्ट स्वीट। यहां पर ध्यान देना, ये सुगर क्या है? नाउन है। हम स्वीट किसको बोल रहे हैं? हम स्वीट किसको बोल रहे हैं? स्वीट हम बोल रहे हैं सुगर को बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो स्वीट जो एडजेक्टिव है जो कि सुगर को क्वालिफाई कर रहा है, वो ना तो उसके ठीक पहले आया है ना तो ठीक उसके बाद आ रहा है। कहां पर आ रहा है? ये वर्ब के बाद आ रहा है। वर्ब क्या? टेस्ट है। टेस्ट कैसा वर्ब है? एक लिंकिंग वर्ब है। जो लिंकिंग वर्ब क्या करता है? सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करता है। तो यहां पर स्वीट हमारा क्या? एडजेक्टिव है। तो यहां पर भी किसके बाद आया? वर्ब के बाद आया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रेडिकेटिव पोजीशन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आई होप कि अब तक आपको ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव के पोजीशन कहाँ कहाँ होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन, क्योंकि वहां से कंफ्यूजन होते हैं। तो मैंने आपको तीनों पोजीशन बता दिया। ये तीन पोजीशन क्या क्या होते हैं? देखो, पहला पोजीशन है, पहला पोजीशन को बोलते हैं एट्रीब्यूटिव पोजीशन, जहां पर हम एडजेक्टिव को नाउन के ठीक पहले रखते हैं। दूसरा पोजीशन है पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन, जहां पर हम एडजेक्टिव को नाउन के ठीक बाद में रखते हैं। और तीसरा जो पोजीशन है, हम यहां पर एडजेक्टिव को कहां रखते हैं? आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स ये सारा है। लिंकिंग वर्ब्स के बाद अगर आप एडजेक्टिव को रखते हो तो समझ लेना कि ये कैसा पोजीशन है? प्रेडिकेटिव पोजीशन। एट्रीब्यूटिव, पोस्ट पॉजिटिव एंड प्रेडिकेटिव। तो ये तीन पोजीशन होते हैं एडजेक्टिव के। एंड आई होप कि आपको सारी बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया। मिलूंगा आपसे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13 में। तब तक आप मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, चीज़ें आपको समझ में आई। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे मुझे क्या मिलता है? अगर आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और ऐसा मोटिवेशन मिलता है ना, लगता है कि सारा का सारा चीज़ पढ़ा दे, जितने चीज़ जानते हैं सब कुछ पढ़ा दे, कुछ भी ना छोड़े। बट मुझे ये नहीं पता है कि आप लोगों को लाइक करने से, शेयर करने से लगता है कुछ नुकसान होता है क्या?
अगर कुछ भी आपका लॉस होता है तो आप मुझे बताना, आपकी लॉस की भरपाई मैं करूँगा। बट वीडियोज़ बनाने में बहुत एफर्ट लगते हैं, मेहनत लगते हैं, लेकिन आप इतना काम तो कर सकते हैं कि लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर थोड़ा सी भी हमारे वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो बिल्कुल आप इसे लाइक और शेयर और कमेंट करने में नहीं सोचेंगे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।